Hello guys, I am Ricky and you're most welcome to our YouTube channel निर्मला निर्वाण क्लासेस। जैसा कि जानते हैं मध्यकालीन भारत हो गया था और इसके बाद हम लोग आधुनिक भारत पढ़ रहे थे, मॉडर्न इंडिया। उसमें एक वीडियो पोस्ट हो चुकी है, ये दूसरा वीडियो है और आइए इसमें देखते हैं क्या क्या पॉइंट है एक और से। जैसा कि हम लोग चैप्टर वाइज लेसन वाइज देखते जाते हैं और टॉपिक वाइज देखते जाते हैं, तो आज जो हम लोग देखेंगे इसमें जो मध्यकालीन भारत जहाँ पर एंड गया उसके बाद जो आपका आधुनिक भारत आरंभ होता है, तो वह जो औरंगजेब के पुत्रों के बीच आपस में उत्तराधिकार का युद्ध है, ये वहाँ से स्टार्ट होता है। वहाँ से आधुनिक भारत को जो है इसमें अलग किया गया है। तो औरंगजेब के जितने भी पुत्र हुए या औरंगजेब की जो संतानें हुई, उसमें उत्तराधिकार का युद्ध हुआ और वहाँ से आपका आधुनिक भारत आरंभ होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहला पॉइंट से, है ना। पहला है उत्तराधिकार युद्ध। उत्तराधिकार युद्ध का अर्थ होता है कि जो उत्तराधिकार के लिए युद्ध लड़ा जाए, मतलब कि अगर यदि मान लीजिए कोई शासक है तो उसके पुत्रों में से कौन फिर उस शासक के बाद उसके सिंहासन पर बैठेगा, इसका डिसीजन होना यह उत्तराधिकार है कि किसको दिया जाएगा, और उसके लिए यह युद्ध किया गया। तो इसमें उत्तराधिकार युद्ध में गुरु गोविंद सिंह जो सिखों के गुरु थे, गुरु गोविंद सिंह ने बहादुर शाह का साथ दिया था और यही बहादुर शाह ही विनर हुए, अर्थात यही उत्तराधिकार इन्हीं को मिला औरंगजेब के बाद। तो उत्तराधिकार युद्ध में गुरु गोविंद सिंह ने किसका साथ दिया, तो बहादुर शाह का साथ दिया। कहीं कहीं बहादुर शाह प्रथम भी मिलता है। तो उत्तराधिकार युद्ध में गुरु गोविंद सिंह ने किसका साथ दिया, बहादुर शाह का साथ दिया। यह बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। अब देखिए उत्तराधिकार युद्ध लड़ा गया किसके किसके बीच, तो इसमें औरंगजेब का जो यह सातवां मुगल शासक भी कहलाता है बहादुर शाह, और ये औरंगजेब के पुत्र भी थे। तो बाकी जो है औरंगजेब के पैरेलल में उधर आप आजम शाह और आजम शाह के दो पुत्र थे जिसका नाम था बिदरबख्त और वलाजाह। बिदरबख्त और वलाजाह ये दोनों आजम शाह के पुत्र थे, और आजम शाह जो थे ये औरंगजेब के समकालीन थे। तो औरंगजेब के समकालीन होने के कारण वो औरंगजेब से भी उनका आजम शाह का हमेशा चलता रहता था, बनता नहीं था। और बाद में जो उसका पुत्र हुआ बिदरबख्त और वलाजाह, ये दोनों उसके पुत्र भी उत्तराधिकार के लिए बहादुर शाह जफर से टकराने लगे और बहादुर शाह जफर से उसकी युद्ध भी हुई, है ना। और यह जो युद्ध हुई बहादुर शाह जफर से, यह 12 जून 1707 को, है ना, 12 जून 1707 को, 12 जून 1707 को जाऊज में, है ना, जाजऊ जो आगरा के निकट है, यहां पर युद्ध हुआ। और यह युद्ध था उत्तराधिकार का युद्ध। बहादुर शाह चाह रहे थे कि हम शासक बनेंगे, और उधर जो आपका आजम शाह था उसका पुत्र बिदरबख्त और वलाजाह चाहता था कि हम शासक बने। तो इसके लिए यह युद्ध हुआ। और आगे अगर आप आगे देखें तो यह तो 1707 में हुआ, 1709 में भी एक युद्ध हुआ उत्तराधिकार का। 1709 में जो युद्ध हुआ वह आपका यह जो बहादुर शाह है, बहादुर शाह के छोटे भाई काम बख्श, है ना, काम बख्श के साथ 1709 में भी यह युद्ध लड़ा गया काम बख्श के साथ। ये बहादुर शाह के छोटे भाई थे, अर्थात औरंगजेब का ही पुत्र था काम बख्श भी। 1707 में तो युद्ध हुआ ही, बाद में 1709 में भी युद्ध हुआ और उसमें भी बहादुर शाह विजयी हुए और बहादुर शाह ही उनके सिंहासन पर बैठे मुगल शासक बने। तो यहाँ तक उत्तराधिकार का युद्ध जब बात होती है, यह आपको समझ में आ गया कि 12 जून 1707 को जाजऊ में किसके साथ, तो बहादुर शाह और आजम शाह के पुत्र बिदरबख्त और वलाजाह के साथ। तो बिदरबख्त और वलाजाह जो आजम शाह का पुत्र था, दोनों की मृत्यु हो गई, दोनों ही उस युद्ध में खत्म हो गए। और 1709 ईस्वी में काम बख्श जो बहादुर शाह के अपने भाई थे, यह भी युद्ध में मारे गए और बहादुर शाह जो है वहां के गद्दी पर बैठा और मुगल शासक कहलाए। हम इसको 7वां मुगल शासक के रूप में भी जानते हैं। चलिए अब आगे वाले पॉइंट पर आते हैं। आगे क्या है, बहादुर शाह का पूर्व नाम मुअज्जम था। बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया। बहादुर शाह का पूर्व नाम अर्थात जन्म के साथ जो नाम था वह मुअज्जम था। बाद में इसका नाम बहादुर शाह इन्होंने खुद रखा। एक जाजऊ में एक पुल था जहां पर उन्होंने ये शपथ ली थी और उन्होंने अपना नाम जो है मुअज्जम से बदल करके बहादुर शाह प्रथम रख लिया। तो बहादुर शाह का पूर्व नाम क्या था, मुअज्जम था। चलिए आगे पॉइंट में आते हैं। शाह ए खबर उपनाम से भी जाना जाता है। यह जो बहादुर शाह है, बहादुर शाह को शाह ए खबर, है ना, बहादुर शाह को शाह ए खबर उपनाम से भी जाना जाता है। शाह ए खबर क्या बोलते हैं, शाह ए खबर। तो शाह ए खबर किसका नाम है, बहादुर शाह के उपनाम है, बहादुर शाह का उपनाम है। इस उपनाम से भी बहादुर शाह जाने जाते हैं। कौन सा उपनाम है, तो शाह ए खबर। आगे देखते हैं, बहादुर शाह के बाद जहांदार शाह। जहांदार शाह शासन में
लाल कुमारी वेश्या का हस्तक्षेप आदेश मानते थे। देखिए इसमें क्या है, ये जो जहांदार शाह मतलब बहादुर शाह के बाद जो जहांदार शाह मुगल शासक बने, तो इनके शासन में, जहांदार शाह के शासन में एक लाल कुमारी नाम की वेश्या थी। क्या नाम थी? लाल कुमारी, जो एक वेश्या थी, है ना, प्रौस थी। तो ये इस वेश्या का हस्तक्षेप इनके शासन में था और यह इनका आदेश भी था कि इसका हस्तक्षेप मेरे शासन में रहेगा। तो यह जो है जहांदार शाह था। कौन थे? जहांदार शाह। तो आपसे ऑब्जेक्टिव पूछा जा सकता है किस मुगल शासक के काल में लाल कुमारी नाम की वेश्या का उसके शासन में हस्तक्षेप था, तो यह हो जाएगा जहांदार शाह के शासन में। जहांदार शाह के शासन में लाल कुमारी नाम की वेश्या का हस्तक्षेप था और यह उसका आदेश भी था कि इसका हस्तक्षेप इसमें रहेगा। यह कहा था किसने? तो जहांदार शाह ने। यह भी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न है। आगे बढ़ते हैं। सैयद बंधु, है ना, सैयद बंधु हुसैन अली खां और अब्दुल्ला खां को शासक निर्माता के रूप में जाना जाता है। देखिए मुगल काल में ये दोनों नाम बहुत ही फेमस हुआ। एक था हुसैन अली खां और दूसरा था अब्दुल्ला खां। हुसैन अली खां और अब्दुल्ला खां, मुगल शासनकाल में इस दोनों को, हुसैन अली खां को और अब्दुल्ला खां को शासक निर्माता कहा जाता था। क्या कहा जाता था? शासक निर्माता के रूप में जाना जाता था। इसको शासक निर्माता मानते थे, मतलब कि ये दोनों भाई अगर जिसको चाहते थे उसको शासक बनाने की क्षमता रखते थे, या फिर कुछ ऐसा इनका कंट्रीब्यूशन होता होगा जिसके कि ये जिनको चाहे उनको शासक बनाने में कैपेबल होंगे, तब तो ऐसा कहा गया। सैयद बंधु, तो सैयद बंधु में कौन कौन? हुसैन अली खां और अब्दुल्ला खां। सैयद बंधु हुसैन अली खां और अब्दुल्ला खां को शासक निर्माता के रूप में जाना जाता। तो आपसे एक प्रश्न पूछेगा, मुगल शासनकाल में शासक निर्माता के रूप में किसको जाना जाता है? सैयद बंधु को। और सैयद बंधु में कौन कौन थे? हुसैन अली खां और अब्दुल्ला खां। हुसैन अली खां और अब्दुल्ला खां। आगे बढ़ते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जहांदार शाह लंपट मूर्ख। देखिए जहांदार शाह को लंपट मूर्ख भी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? लंपट मूर्ख। अब बताइए लंपट मूर्ख क्यों नहीं कहा जाएगा? आप आदेश दे रखे हैं कि एक लाल कुमारी नाम की जो वेश्या है यह आपके शासन में हस्तक्षेप करेगी। अब यह एक शासक के लिए कहां तक जायज है ना? आप शासक हैं तो आपको पूरा शासन व्यवस्था अपने हाथ में रखनी चाहिए और उसका सही से मतलब जो है उसको सही ढंग से सुचारू रूप से चलाने का प्रयास करनी चाहिए। कि क्या किसी एक, मान लीजिए कोई एक वेश्या वगैरह को शासन में, सत्ता में हस्तक्षेप करने का आदेश, यह तो एक शासक के लिए, एक आदर्शनिष्ठ शासक के लिए उचित नहीं है। इसलिए भी इनको क्या कहा गया? लंपट मूर्ख कहा गया। क्या कहा गया? लंपट मूर्ख। जहांदार शाह को लंपट मूर्ख कहा गया। जहांदार शाह को क्या कहा गया? लंपट मूर्ख। चलिए, मुगल वंश का घृणित कायर, मुगल वंश का घृणित कायर फर्रुखशियार, है ना, फर्रुखशियार को कहा गया। यह भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। फर्रुखशियार, फर्रुखशियार को मुगल वंश में क्या कहा गया? मुगल वंश का घृणित कायर। मुगल वंश का घृणित, एक तो कायर कहा ही, उसमें घृणित कायर कहा। तो मुगल वंश का घृणित कायर किसको कहा गया? फर्रुखशियार को। मुगल वंश का घृणित कायर किसको कहा गया? फर्रुखशियार को। आगे बढ़ते हैं। मुहम्मद शाह रंगीला बादशाह। रंगीला बादशाह किसको कहा गया या किसका उपनाम है? तो मुहम्मद शाह का। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार पूछा गया है। मुहम्मद शाह को क्या कहा गया? रंगीला बादशाह। मुहम्मद शाह को रंगीला बादशाह। और इसके पीछे रंगीला कहने का कारण क्या था? तो ये सुंदर युवतियों के प्रति अत्यधिक रुझान के कारण, इनका रुझान जो है सुंदर युवतियों अर्थात एक खूबसूरत लड़कियों के पीछे जो है इनका इनके प्रति रुझान ज़्यादा था। और ये ज़्यादा रुझान, अत्यधिक रुझान के कारण ही इनको रंगीला बादशाह कहा गया। किसको? मुहम्मद शाह को। मुहम्मद शाह को क्या कहा गया? रंगीला बादशाह, सुंदर युवतियों के प्रति अत्यधिक रुझान के कारण। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक देखिए कभी कभी कंफ्यूजन होता है, ये जो घृणित कायर है फर्रुखशियार, लंपट मूर्ख है जहांदार शाह, और रंगीला बादशाह मुहम्मद शाह, तीनों अलग अलग है। कभी कभी इतना कंफ्यूजन होगा कि आपको दिक्कत होगी, इसलिए इसको ध्यान से रखिएगा। घृणित कायर तो सियार, कायर सियार याद रखिए। सियार ऐसे भी कायर होता है, दूर से हुआ करता है, जब आप आ जाइएगा जगह पर तो वो नहीं रहेगा। तो ये सियार, ये कायर में फर्रुखशियार, और लंपट मूर्ख क्योंकि एक वेश्या को जब सत्ता में हस्तक्षेप करने का आदेश दे रखा है तो यह लंपट मूर्ख ही है, अर्थात जहांदार शाह, और मुहम्मद शाह रंगीला बादशाह। एक संगीतकार के रूप में मुहम्मद शाह ने अनेक ख्यालों की रचना की। अब देखिए यह जो ख्याल है, ये ख्याल क्या होता है? तो यह राजस्थान में, आप देखिएगा मूल रूप से यह राजस्थान का एक संगीत प्रधान लोक नृत्य है ना, लोक नाटक है, लोकनाट्य है। तो राजस्थान के संगीत प्रधान लोकनाट्य का नाम ख्याल है। इसको लिपिबद्ध किया जाता है, जैसे एक नाटक लिखी जाती है वैसे ही एक ख्याल लिखा जाता है। तो यह इसमें नाटक और इसमें अंतर क्या है? यह संगीतबद्ध तरीके से होता है। तो इन ख्यालों की रचना किसने की थी? तो ये की थी मुहम्मद शाह ने। किसने? मुहम्मद शाह ने। तो एक संगीतकार के रूप में मुहम्मद शाह ने अनेक ख्यालों की
रचना की थी। ख्याल क्या होता है? तो यह राजस्थान का लोकनाट्य है, यह एक संगीत प्रधान लोकनाट्य है, यह एक संगीत प्रधान लोकनाट्य है जिसको हम लोग ख्याल कहते हैं। और इसमें अनेक ख्यालों की रचना किसने की थी? मोहम्मद शाह ने। आगे बढ़ते हैं। तुरानी सैनिक हैदर बेग। तुरानी सैनिक हैदर बेग ने 9 अक्टूबर 1720 ईस्वी को सैयद बंधु हुसैन अली खां की हत्या कर दी। यह जो दो सैयद बंधु जिसको कि आप शासक निर्माता के रूप में देख रहे थे, हुसैन अली खां और अब्दुल्ला खां, इसमें हुसैन अली खां का काम खत्म कर दिया। ये कौन मार दिया इसको? तो तुरानी सैनिक हैदर बेग ने। हैदर बेग ने 9 अक्टूबर 1720 ईस्वी को सैयद बंधु में हुसैन अली खां की हत्या कर दी, अर्थात हुसैन अली खां का खेल खत्म कर दिया। जो शासक निर्माता के रूप में सैयद बंधु में दो भाई दिख रहे थे, उसमें से क्या क्या हुसैन अली को किसने मार दिया? तो यह कर दिया हैदर बेग ने, जो एक तुरानी सैनिक था। चलिए आगे बढ़ते हैं। मोहम्मद शाह के शासनकाल में हैदराबाद के चिनकिलिज खां ने निजाम उल मुल्क की उपाधि धारण की। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, निजाम उल मुल्क की उपाधि किसने धारण की? चिनकिलिज खां ने। किसने? चिनकिलिज खां ने। निजाम उल मुल्क की उपाधि किसने धारण की? चिनकिलिज खां ने। निजाम उल मुल्क की उपाधि किसने धारण की? चिनकिलिज खां ने। और ये कहाँ से? हैदराबाद। मोहम्मद शाह के शासनकाल में ही हैदराबाद के चिनकिलिज खां कहाँ से थे? हैदराबाद से। तो कह रहा मोहम्मद शाह के शासनकाल में ही हैदराबाद के चिनकिलिज खां ने निजाम उल मुल्क की उपाधि धारण की और 1725 में स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। और स्वतंत्र राज्य की स्थापना कब की? 1725 में। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है, चिनकिलिज खां ने स्वतंत्र राज्य की स्थापना कब की? 1725 में। चिनकिलिज खां ने स्वतंत्र राज्य की स्थापना कब की? 1725 में। और एक प्रश्न यह भी हो सकता है कि निजाम उल मुल्क की उपाधि किसने धारण की? चिनकिलिज खां ने। चिनकिलिज खां कहाँ से थे? हैदराबाद से थे। हैदराबाद की स्थापना तुरानियों ने। हैदराबाद की स्थापना किसने की? तुरानियों ने। एवं अवध की स्थापना ईरानियों ने की। अवध की स्थापना ईरानियों ने और हैदराबाद की स्थापना तुरानियों ने। हैदराबाद की स्थापना किसने की? तुरानियों ने। और अवध की स्थापना किसने की? ईरानियों ने। यह भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अवध ईरानियों ने और हैदराबाद तुरानियों ने। अवध ईरानियों ने और हैदराबाद तुरानियों ने स्थापना की। ईरान, जिसको फारस कहते हैं, ईरान के सम्राट नादिर शाह ने 1739 ईस्वी में दिल्ली पर आक्रमण किया। नादिर शाह ने दिल्ली पर आक्रमण कब किया? 1739 में आक्रमण किया। उस समय दिल्ली का शासक मोहम्मद शाह था। उस समय दिल्ली का शासक कौन था? मोहम्मद शाह था। देखिए प्रश्न अच्छा है। नादिर शाह जो ईरान अर्थात फारस के सम्राट थे, जो ईरान के सम्राट थे, उन्होंने 1739 में दिल्ली पर आक्रमण किया। कब किया? 1739 में दिल्ली पर आक्रमण किया। और उसमें दिल्ली का शासक कौन था? तो उसमें दिल्ली का शासक मोहम्मद शाह था। दिल्ली का शासक कौन था? मोहम्मद शाह था। दिल्ली के शासक मोहम्मद शाह के समय में ही नादिर शाह जो एक फारसी ईरानी शासक थे, सम्राट थे, उन्होंने दिल्ली पर आक्रमण किया। यह क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। तो किसके समय में? मोहम्मद शाह के समय में। चलिए आगे बढ़ते हैं। नादिर शाह को ईरान का नेपोलियन, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ईरान का नेपोलियन किसको कहते हैं? नादिर शाह को। ईरान का नेपोलियन किसको कहा जाता है? तो नादिर शाह को। नादिर शाह को क्या कहा जाता है? ईरान का नेपोलियन, है ना। नादिर शाह को ईरान का नेपोलियन कहा जाता है। ईरान का नेपोलियन किसको बोलते हैं? नादिर शाह को। ईरान का नेपोलियन नादिर शाह। ईरान का नेपोलियन नादिर शाह। नादिर शाह लगभग 70 करोड़ रुपए की धनराशि और शाहजहां का बनवाया हुआ तख्ते ताउश, है ना, पीकॉक थ्रोन, ये मोर सिंहासन है, पीकॉक थ्रोन, तथा कोहिनूर हीरा लेकर फारस लौटा। कहाँ लौटा? फारस लौटा। देखिए क्या कर रहा है नादिर शाह, लगभग 70 करोड़ रुपया। नादिर शाह लगभग 70 करोड़ रुपये की धनराशि और शाहजहां का बनवाया हुआ तख्ते ताउस। शाहजहां ने तख्ते ताउस का निर्माण करवाया था। शाहजहां के समय में इतनी संपत्ति थी, इतना दौलत था कि उन्होंने वास्तुकला पर बहुत जोर दिया। जो भी चीज़ें बनाई है, एक से एक बनाई है। उसी समय में तख्ते ताउस भी बनाया गया, जिसको पीकॉक थ्रोन, ये मोर सिंहासन है, तथा कोहिनूर हीरा लेकर वापस लौटा। तो क्या क्या लिया? 70 करोड़ रुपयों की धनराशि भी लिया, शाहजहां का बनवाया तख्ते ताउस भी लिया अर्थात पीकॉक थ्रोन, जो ये आपका मोर सिंहासन हुआ, और कोहिनूर हीरा भी लिया। और ये सब लेकर के कहाँ लौट गया? फारस, जहाँ का था वह वापस चला गया। यह किसने किया? नादिर शाह ने। और इसलिए नादिर शाह को क्या कहते हैं? तो नादिर शाह को ईरान का नेपोलियन भी, नादिर शाह को ईरान का नेपोलियन भी कहते हैं। तो मित्र, आज हम लोग जितना पॉइंट इस बोर्ड पर देख सकते थे देख लिए, और हम लोग
अगला दिन देखेंगे इससे आगे का पॉइंट जो भी है। जैसा कि आप जानते हैं कि सारा क्रम वाइज वीडियो पोस्ट होते जाता है हमारे, और 1 2 3 4 मैं क्रमांक भी डाल देता हूं, ताकि आप जो हमको देखते हैं, हमारी वीडियो को रेगुलर देखते हैं, उसको कोई दिक्कत नहीं हो। आप कहां तक देखें नहीं देखें वो आपको पता रहेगा, इसलिए हमने उसमें क्रमांक डाल दिया है। तो साथ ही अगर अच्छी नॉलेज मिल रही है तो वीडियो को जरूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए, क्योंकि आपके सब्सक्राइब करने पर ही हमारा दुकान चलता है। तो जब भी है आपको अगर अच्छा लग रहा है वीडियो तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, स्वस्थ रहें, जय हिंद।